हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अगला पार्ट लेके आया हूं डीबीएमएस का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। हमारे डीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होता है और नॉर्मलाइजेशन के भी कई टाइप होते हैं, तो उनका डिस्कशन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो पहले ये जान लिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डेटाबेस में। और ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य यही होता है कि डेटा रिडंडेंसी ना हो और कुछ एनोमली होते हैं इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन के सिचुएशन पे, तो उनसे हम बच सकें, इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। तो यहाँ थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि ये डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। तो इज ए कंडीशन क्रिएटेड विद इन ए डेटाबेस और डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी in which the same piece of data is held in two separate places। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने डेटा को एक से अधिक जगह पे रख रहे हैं तो आपका जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो सेम प्रकार का डेटा दोनों जगह ना स्टोर हो जाए, इस वास्ते हम लोग डेटा रिडंडेंसी को यूज करते हैं। इज ए कंडीशन, ये एक स्थिति है और ये होता तब है जब आप डेटाबेस में या डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और आपके सेम टाइप की सूचना स्टोर होती है आपके दो अलग अलग सेपरेट प्लेसेस में। तो उसके लिए जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन को हम लोग, तो होता क्या है कि जब आप अपने डेटा को सेपरेट करके दो या दो से अधिक टेबल में डेटा को स्टोर करते हैं तो सेम प्रकार की डेटा हर जगह ना स्टोर हो जाए। तो उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए जिस तकनीकी का हम लोग प्रयोग करते हैं वो डेटा रिडंडेंसी होता है। दिस कैन मीन टू डिफरेंट फील्ड्स विद इन ए सिंगल डेटाबेस और two different spots of multiple software environment or platform. Whenever data is repeated, it basically constitutes data redundancy। आगे चल के हम लोग इसके बारे में और देखेंगे। अब हम लोग बात कर लें कि ये एनोमलीज जो होते हैं डीबीएमएस में ये क्या होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनोमलीज दैट अकर व्हेन द डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। यानी अगर आपने अपने डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक नहीं यूज कर रखा है तो ऐसे स्थिति में इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन के समय जो स्थिति जनरेट होती है, जो गलत स्थिति होती है, उसे एनोमली के नाम से जानते हैं। तो एक उदाहरण से इसको समझें आप। जैसे आपने एक टेबल बनाया हुआ है स्टूडेंट करके, तो इसमें आपने स्टूडेंट का नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ऐसे कुछ डिटेल लिख रखे हैं। कह सकते हैं कि इस टेबल में हम स्टूडेंट का पर्सनल डेटा रखने का काम कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट का कोर्स है, तो जो स्टूडेंट जिस कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो हर कोर्स का एक कोर्स नंबर है और जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेगा उसका जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये 2 टेबल हैं, इसमें स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नंबर दोनों कॉमन हैं। तो होना ये चाहिए कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट आपके स्टूडेंट टेबल में हैं वही ही कोर्स वाले टेबल में इंसर्ट होने चाहिए। तो आपको मैं बारी बारी समझाने का काम कर रहा हूँ कि इंसर्शन एनोमली क्या होगा। तो देखिए, इफ़ ए टपल माने रो इज इंसर्टेड इन रेफरेंसिंग रिलेशन एंड रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट, इट विल नॉट अलाउ इंसर्टिंग इन रेफरेंसिंग रिलेशन। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ स्टूडेंट के ये नंबर हैं 1 2 3 4, तो यही ही स्टूडेंट तो आपके यहाँ रजिस्टर्ड होंगे कोर्स में। तो आप इन्हीं ही स्टूडेंट को यहाँ वैलिड के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं।
और सपोज करिए मैं यहाँ डायरेक्ट स्टूडेंट नंबर 7 डाल दूँ, तो ये 7 मैंने डाल दिया पर 7 नाम का बच्चा रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं फॉलो किया है तो 7 अगर आप यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो 7 का चूंकि कोई ब्यौरा यहाँ नहीं है तो वो बेमतलब का हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। तो ये चीज़ ना हो इस वास्ते हम लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक डिलीशन एंड अपडेशन एनोमली होता है। इंसर्शन एंड अपडेशन एनोमली को भी एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर है और उसे जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी को ही आप कोर्स वाले टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। अब सपोज करिए आपने 1 को यहाँ इंसर्ट कर रखा है और 1 नाम का जो स्टूडेंट है उसे आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो इसका रेफरेंस यहाँ पे है। तो अगर आप 1 वाले सीरियल नंबर को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फिर ये 1 वाला जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ये अनाथ हो जाएगा, माने इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये स्थिति ना हो, या अगर आप ये 1 वाले सीरियल नंबर को चेंज करके 7 कर दीजिए तो यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो ऐसे स्थिति में भी वो बेमतलब का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना हो, इससे निपटने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। अब एक होता है ऑन डिलीट अपडेट सेट नल, यानी अगर हम चाहें कि अगर हम ऐसी स्थिति आए कि हम डिलीट या अपडेट कर रहे हों तो ऐसे स्थिति में वहाँ नल असाइन हो जाए, तो उस क्रिया को हम कर सकते हैं। इफ ए टपल इज डिलीटेड और अपडेटेड फ्रॉम रेफरेंस रिलेशन and reference attribute value is used by referencing attribute in referencing relation, it will delete update the tuple from reference relation and set the value of referencing attribute to null हो जाएगा। और on delete update के स्केड होता है if a tuple is deleted or updated from reference relation and reference attribute value is used by referencing attribute in referencing relation, it will delete update the टपल फ्रॉम रिफरेंसिंग। माने अगर ये वाला आप फोर्स कर दोगे तो अगर आप रिफरेंसिंग वाले डेटा को रो को डिलीट करोगे तो वो ऊपर वाले टेबल के डेटा को रिमूव कर लेगा, और अगर आपने सेट नल कर दिया है तो वहां पर वो नल असाइन कर लेता है। ये हम लोग प्रयोगात्मक आगे करके देखेंगे। अब हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के कई टाइप होते हैं, तो हम लोग पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे। तो इफ ए रिलेशन कंटेन composite or multi-valued attribute, it violates first normal form, or a relation is in first normal form if it does not contain any composite or multi-valued attribute. A relation is in first normal form if every attribute in that relation is single value attribute. तो कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण से आप समझें कि जैसे यहाँ अगर आप देखें तो राम नाम का जो कैंडिडेट है इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने 2 मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ राम का एक मोबाइल नंबर ये है और एक मोबाइल नंबर ये है। तो ये जो स्थिति है अभी हम लोगों ने इसे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। तो नॉर्मलाइजेशन ये कहता है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, कि किसी एक एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर ना करें। तो अगर इसे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो अगर राम वाले कैंडिडेट का 2 मोबाइल नंबर है तो हमें उसकी सिंगल वैल्यू देनी होगी और उसे अलग अलग टपल में हमें स्टोर करना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा होता है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म ए रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड रिलेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। A relation is in second normal form if it has no partial dependency, no non-prime attribute which are not part of any candidate is dependent on any proper subset of any candidate key of the table। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे यहाँ पर एक टेबल है, तो देखिए यहाँ पर पहले जाना जाए कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। If the proper subset of candidate key determines non-prime attribute it is called partial dependency। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए, स्टूडेंट नंबर है, कोर्स नंबर है और कोर्स का फीस है। तो ये एक टेबल है। अब अगर आप देखो
तो देयर आर मेनी कोर्सेज हैविंग द सेम फीस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई कोर्स ऐसे हैं जिनकी फीस क्या है, सेम है। तो हेयर कोर्स फीस कैन नॉट अलोन डिसाइड द वैल्यू ऑफ कोर्स नंबर और स्टूडेंट नंबर। तो यहाँ हम ये अनभिज्ञ होंगे जानने के लिए या निर्णय लेने के लिए कि कौन सा कोर्स फीस किस कोर्स नंबर या स्टूडेंट नंबर के लिए असाइन है। कोर्स फीस टुगेदर विथ स्टूडेंट नंबर कैन नॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ कोर्स नंबर। कोर्स फीस टुगेदर विथ कोर्स नंबर कैन नॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नंबर। Hence, course fees would be a non-prime attribute is it does not belong to the one only candidate की student number course number, but course number course fees, that is course fees dependent on the course number which is a proper subset of a candidate की non-prime attribute course fees is dependent on a proper subset of the candidate की which is a partial dependency, and so this relation is नॉट इन सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो अगर इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, तो एक टेबल वहाँ हम बनाएंगे पहले अलग करके, जिसमें हम स्टूडेंट का नंबर और कोर्स नंबर लिख लेंगे, और दूसरा टेबल जो आएगा उसमें हम कोर्स नंबर के बिहाफ पे कोर्स फीस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि हर कोर्स का एक यूनिक क्या हो गया, कोर्स नंबर हो गया, उसके मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का होता है। बाकी और जो नॉर्मलाइजेशन है वो आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं आपको फिर नया वीडियो दूंगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन के जो आगे के टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपका दिन शुभ।